नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ और इस चुनाव में 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। और इतना ही नहीं, उसके बाद बीजेपी जो है वो लगातार ये दावा कर रही है कि सिर्फ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग ही नहीं की, बल्कि अब सरकार भी संकट में है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से दांव चला और बीजेपी के जो मंसूबे थे वो ध्वस्त हुए, उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सुक्खू ने बीजेपी का काम तमाम कर दिया है। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है और कैसे स्पीकर ने एक बड़ी भूमिका निभाई है और क्या कुछ हिमाचल में चला और कैसे सुक्खू की सरकार जो है वो बची। और इतना ही नहीं, सुक्खू ने बीजेपी को कैसे एक तरीके से बीजेपी का काम तमाम करते हुए बड़ा झटका दिया है। आने वाले दिनों में किस तरीके से बीजेपी के लिए कई बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है, इस पर आगे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सुक्खू की तरफ से कौन सा दांव चला गया है। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, आपने देखा कि बीजेपी के तरफ से दावा किया जाने लगा कि सरकार संकट में आ गई है और विधायक जो हैं वो बागी हो गए हैं। यहाँ तक कि 6 विधायक जो क्रॉस वोटिंग करते हैं उन्हें बीजेपी अपने पाले में लेकर जाती है। इतना ही नहीं, लगातार जो है बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है। जयराम ठाकुर जो हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे विक्रमादित्य पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से इस्तीफा देते हैं उसके बाद और भी ज़्यादा खबरें आने लगती हैं और खबरें तो ये भी चलाई जाती हैं कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये सब कुछ होता नहीं है। आपने देखा कि ये सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी एक तरीके से बीजेपी इन बातों को हवा देती है और ये कहती है कि सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन सरकार भी बचती है। और इतना ही नहीं, वो 6 विधायक जो क्रॉस वोटिंग करते हैं उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। उस पर भी एक बड़ा फैसला आया है। अब सदस्यता जब रद्द की गई तो लगातार ये चर्चा हो रही थी कि देखिए, राज्यसभा चुनाव में विप जो है वो काम करता नहीं है, अगर उसके लिए विप जारी किया गया तो सदस्यता रद्द होगी नहीं। लेकिन बजट के लिए जो विप जारी किया गया, वो जो 6 विधायक हैं जो सदन पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा खेल कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। क्या कुछ खेल कांग्रेस के द्वारा किया गया और कैसे ना सिर्फ आंकड़ों में एक तरीके से बीजेपी को कांग्रेस ने उलझा दिया है और इसके साथ ही बीजेपी को कैसे ही उसके ही बुने जाल में फंसा दिया है, ये आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, देखिए किस तरीके से आंकड़ों में बीजेपी को कांग्रेस ने फंसाया है। जो ये 6 विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द की गई है, अब अगर देखा जाए तो 68 जो है वो विधानसभा सीट थी हिमाचल में। अब इसमें से अगर निकाल दिया जाए 6 विधायकों की जो संख्या है वो अब 62 बची है। अब इससे बहुमत का जो आंकड़ा है अगर देखा जाए तो बहुमत का आंकड़ा 62 से जो है वो 32 होता है अमलेंदु जी, और यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 32 है। और कांग्रेस के पास इस वक्त जो, अगर बागी विधायक को छोड़ दिया जाए, निर्दलीय विधायक भी अगर बीजेपी के साथ हैं, तब भी कांग्रेस के पास बहुमत हो गया है। और अगले 6 महीने तक कांग्रेस की सरकार, सुक्खू की सरकार जो है उसे कोई खतरा नहीं है। अब ऐसे में स्पीकर ने क्या कुछ दांव चला है और किस तरीके से बीजेपी को बड़ा झटका कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे अमलेंदु जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज का जो स्पीकर का फैसला आया है वो असल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक कहा जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हवा बनाने की कोशिश कर रही थी उसकी एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से हवा निकल गई है आज के इस फैसले से। जिस तरीके से 6 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है, हालांकि कल सुक्खू का बयान था कि एक विधायक ने जो माफ़ी मांग ली है, उनका नाम बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो चूँकि माफ़ी मांग भले ही ली थी, अगर वो एक को छोड़ा जाता और बाकी 5 को किया जाता तो फिर सवाल उठते कि भाई आपने क्यों इसको किया गया। तो इसलिए वो 6 की सदस्यता जो है वो चली गई है। अब ये सदस्यता जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे वो ज़बरदस्त तरीके से ध्वस्त हुए, क्योंकि अगर ये 6 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते दिखाई पड़ते तो भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर सकती थी। लेकिन अब वो अस्थिर करने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाएगी, चूँकि वो 6 विधायक अब बाहर हो गए और वहाँ अब चुनाव होगा। जो सीटें खाली हुई हैं तो वहाँ अब चुनाव होगा, उसमें क्या स्थिति बनेगी वो देखा जाएगा कि कौन जीत के आता है, कौन जीत के नहीं आता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो चक्रव्यूह रच रही थी, उस चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से मात खा गई है। और जो कल चर्चाएं लोग कर रहे थे कि साहब वो विप उस पर लागू नहीं होता है राज्यसभा के लिए, तो आज स्पीकर ने स्पष्ट भी किया कि ये स्पीकर ने जो फैसला दिया है वो राज्यसभा के लिए नहीं दिया है, बल्कि उस विप के उल्लंघन पर दिया है जो बजट के ऊपर जारी किया गया था। यानी उन सदस्यों ने जिनकी सदस्यता रद्द की गई है, उन्होंने
उन्होंने बजट सत्र में हिस्सा ना लेकर के, बजट पे अपना मतलब मतदान में हिस्सा ना लेकर के उस व्हिप का उल्लंघन किया, उसमें उनकी सदस्यता गई है। इस पर यह भी कहा स्पीकर ने कि उन्होंने पूरी तरीके से सब पक्षों को सुना और यहाँ तक कहा कि वो उनके वकील जो थे वो तो बार जो थे वो वॉशरूम चले जाते थे, लेकिन मैं जो था बैठा हुआ उनका सुनता रहा, इंतजार करता रहा कि वो आए और अपनी पूरी जो है वो करें, और चाहे रात के 10 बज जाए, मैंने उनको पूरी तरीके से सुना। यानी कि पूरी प्रक्रिया का पालन करके जो है इसको किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो रहा है, चूंकि जिस तरीके से उन विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई और जिस तरीके से सब केंद्रीय एजेंसियां और हरियाणा की पुलिस के घेरे में थे, इसका मतलब कि केंद्र सरकार जो थी वो सीधे सीधे इस ऑपरेशन को वहां कर रही थी। उस ऑपरेशन को एक तरीके से देखा जाए तो वो विधानसभा की फ्लोर पर जाकर के वो ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी का फेल हो गया है और अब 6 महीने तक जो है वो इस पे कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो एक बड़ी राहत जो है ये सुक्खू सरकार की। जी बिल्कुल, और इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है वो हो सकता है और सुक्खू ने कैसे बीजेपी का काम तमाम किया है और क्या कुछ आंकड़ा जो है वो सामने आया है और कैसे बीजेपी अपने ही जाल में फंसी, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अमलिंदु जी, जो स्पीकर की तरफ से बयान दिया गया कि आया राम गया राम नहीं चलेगा और जो भी विधायक हैं वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कराएंगे, जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला जो है वो सदस्यता रद्द करने का सुनाया और उसके बाद जो उन्होंने कहा अपने बयान में वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या कुछ रहा, कुलदीप सिंह पठानिया स्पीकर जो हैं उनका बयान वो सुनाते हैं, सुनिए। It is a matter of record. The petition discloses that the 6 members, when the party has issued a whip to them, they defied the whip, and whether it attracts the provisions of the anti-defection law or not, this point I have to see, and it is a matter of record. The honourable members, they were present here. They have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen. That is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside. Yesterday also the finance bill, when it was presented in the house and it was to be passed, they were not there in the house. So they had defied the whip and they have attracted the provisions of the anti-defection law. And the judgment part is, and you can ask further questions also. Consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 126 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They ceased to be the member of this august house, honorable house. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask. मैं ये कहना चाहूँगा। तो अमलिंदु जी, ये बयान जो है वो स्पीकर का था और सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताई और इसके साथ ही उनका काफ़ी बड़ा बयान था और इसके बाद भी आगे उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बयान पूरा सुनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी जो एक मंसूबा पाल रही थी, बीजेपी ने जिस तरीके से खेल रचने की कोशिश की थी, ऑपरेशन लोटस जो है उसके तरफ से एक तरीके से उसकी चर्चा चलने लगी थी और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि अब तो सुक्खू सरकार संकट में आ गई है और सरकार कभी भी गिर सकती है। तो ना सिर्फ सरकार बची है बल्कि बीजेपी के जो मंसूबे हैं वो भी फेल हुए हैं और कैसे जो आंकड़े थे उनमें ही कांग्रेस ने बीजेपी को फंसा दिया। और अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो है कांग्रेस के दिग्गज पहुंचे हुए थे। पहले तो पर्यवेक्षक के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और डीके शिवकुमार जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भेजा गया। और ना सिर्फ ये दोनों पहुंचे बल्कि बताया ये भी जा रहा है कि इसके बाद भूपेश बघेल और इसके साथ साथ राजीव शुक्ला को भी वहां भेजा गया और पूरी स्थिति जो है उसका उन्होंने जायजा लिया और इसके साथ ही बीजेपी को कैसे उसके ही जाल में फंसाना है, ये रणनीति के तहत आगे पूरा काम जो है वो हुआ है। और स्पीकर का जो बयान है, स्पीकर की जो भूमिका रही, आपने देखा कि सदन में भी जिस तरीके से बीजेपी अभी तक करती आई है, आपने देखा है कि जो कुछ भी काम होता आया है वो भी सदन में देखने को मिला। जो बीजेपी लगातार हंगामा कर रही थी, जो खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही थी, उसके ही विधायक कैसे निलंबित कर दिए जाते हैं। अमलिंदु जी,
देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को करना ही था और इसी के सहारे जो थी वो सरकार को गिराना चाहती थी जो वहाँ वो कर रही थी। और उसको आशा ये थी कि उसके विधायक और कांग्रेस की जो अयोग्य ठहराए गए हैं ये विधायक मिलकर के कोई खेल कर सकते हैं, लेकिन शायद नंबर गेम में जो थी वो भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तैयारियां नहीं कर पाई अचानक से एकदम से, ऐसा समझा जा सकता है। और तैयारियां क्या नहीं कर पाई कि जिस तरीके से कांग्रेस ने वहाँ DK शिव कुमार को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल को वहाँ भेजा तत्काल जो था वो, उससे जो था वो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम था वो तेजी से सक्रिय हुआ और उसने तमाम डैमेज कंट्रोल एकदम से कर लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये आशा नहीं रही होगी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम इतनी तेजी से जो है वो सक्रिय हो जाएगा, जो कि अब तक नहीं समझा जाता था कि कांग्रेस इस तरीके से सक्रिय होती है। लेकिन इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की कोई बधाई बनती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुछ सिखा दिया है दूसरे लोगों को कि अब वो भी सब भारतीय जनता पार्टी की तरीके से ही ज़्यादा तेज होने लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तेजी के सामने कांग्रेस तेजी जो है वो ज़्यादा सफल साबित हुई और इसीलिए सुक्खू ने जो बीजेपी का काम तमाम जो है हिमाचल प्रदेश में कर दिया। बजट पास हो गया, बजट पास होने के बाद जो है वो जो 6 बागी विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब जो अंक गणित है वो सुक्खू सरकार के पक्ष में है, पहले भी सुक्खू सरकार के पक्ष में ही था लेकिन अब एकदम से पक्ष में है और 6 महीने तक जो है कोई नहीं आ सकता अविश्वास का प्रस्ताव। तो ऐसे में अब सुक्खू सरकार मजबूत है और 6 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद वो तो देखा जाएगा 6 महीने बाद क्या होगा। मतलब ये सर केंद्र में जो मोदी सरकार ये भी 6 महीने बाद रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी तो इस पर भी बात है ना। तो 6 महीने के बाद परिस्थितियाँ तब पैदा होंगी अगर मोदी सरकार रहेगी कोई, तब फिर होगी परिस्थितियाँ। तो फिलहाल जो परिस्थितियाँ उसमें मोदी सरकार की भी रहने की कोई परिस्थितियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं कि वो इस चुनाव में जीत करके जो सरकार आएगी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से वहाँ सुक्खू ने चोट दी है और इसका प्रभाव आंचल जी जो है वो केवल हिमाचल प्रदेश की राजनीति पे नहीं बल्कि देश भर की राजनीति पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा है तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी एक तरीके से कहा जाए वो मनोबल तोड़ने वाला है। और आप देखिए कि इसकी जो हिमाचल प्रदेश की जैसी ये हुई घटना और सरकार वहाँ बचाने में कामयाब हो गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, तुरंत जो है वो इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी अखिलेश यादव को CBI का समन वो जारी कर दिया गया। यानी कि समझ में आ गया कि अब हिमाचल में काम खराब हुआ है तो हिमाचल से किस तरीके से मुंह छिपाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो नया जो है वो शोषा छोड़ दिया कि अखिलेश यादव को अब CBI का नोटिस जारी कर दिया गया। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से परेशान अब दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भाषा में ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की प्रक्रिया शुरू हो गई और जैसा कि हमारे यहाँ टिकट चल भी रहा है कि डिम्पल यादव ने कहा है कि इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है। तो ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं ये सब इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी जो है वो सामने आती जा रही है। चल जी बिल्कुल, और कमजोरियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सामने आ ही रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और जिस तरीके से झारखंड के बाद हिमाचल में भी कांग्रेस और देखा जाए झारखंड में कांग्रेस ने मिलकर अपने सहयोगी दल के साथ बीजेपी को पटखनी दी थी और यहाँ पर कांग्रेस ने और उनके जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो किस तरीके से रणनीति के साथ आगे बढ़े और उस जाल में बीजेपी जो जाल बुन रही थी वहां पर उसी जाल में बीजेपी फंस चुकी है। अब देखा जाए तो जो कांग्रेस को लेकर अगर देखा जाए तो विधायक जो है वो नाराज थे अमलेंदु जी और इस बात से बिल्कुल भी जो है कोई भी इनकार नहीं कर सकता कांग्रेस पार्टी के ही अंदर कि सरकार कहीं ना कहीं अल्पमत में थी। जब 35 का बहुमत है और 34 ही विधायक अगर सरकार के पास थे उस वक्त जो बागी विधायक गए और निर्दलीय तो बीजेपी ने अपने साथ ले ही लिया था। इसके साथ ही जब विक्रमादित्य जो है इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बन गई थी जहां पर हम भी ये चर्चा कर रहे थे कि कुछ बड़ा जो है वो हो सकता है और चर्चाएं तो इस बात की भी चलने लगी थी कि सुक्खू को हटा भी दिया जाता हटाया जा सकता है। लेकिन सुक्खू ने जिस तरीके से जो कुछ भी उन्होंने पूरी कमान संभाली और जो कुछ भी उसके बाद हुआ हिमाचल में वो उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो कांग्रेस ने वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी भी शायद पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई थी कि ठीक है उत्तर भारत का एक राज्य जो है वो जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां पर अब हमारी सरकार आने जा रही है। लगातार बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो दावा कर रहे थे जिस तरीके से निशिकांत दुबे जो है वो झारखंड के पूरे मामले को लेकर सक्रिय हो गए थे उसी तरीके से जयराम ठाकुर जो है वो भी सक्रिय नजर आए। लेकिन उसके बाद जैसे ही विधायकों को एक तरीके से निलंबित किया गया और उसके बाद जब कांग्रेस ने
आगे जो है वो पत्ते खोलने शुरू किए। जब सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया उसके बाद बीजेपी को इस बात का अंदाजा लग गया कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो नैरेटिव उनके द्वारा तय किया जा रहा था, जो बनाया जा रहा था कि देखिए सुक्खू जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, तमाम तरह की खबरें जो है वो चलाई जा रही थी। और उसके बाद ही सुक्खू बाहर आकर उन्होंने खबरों का खंडन किया और ये कहा कि ऐसी खबरें जो हैं वो एक तरीके से अफवाह है और मैंने इस्तीफा नहीं पेश किया है। और उसके साथ सरकार भी बची और उसके बाद विक्रमादित्य के लिए भी जो उनके तरफ से बयान आया कि वो मेरे छोटे भाई हैं और मैंने उनसे बातचीत कर ली है। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भी वापस कर लिया और अब उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो बयान भी सुना देते हैं। विक्रमादित्य का बड़ा बयान आ गया है। एक तरफ 6 विधायक जो हैं उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, उस पर भी मीडिया ने उनसे सवाल पूछा है क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा, क्योंकि अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह की अफवाहें जो है वो उड़ाई जा रही हैं। आखिर क्या कुछ मामला है, किस तरीके से वहां पर स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो विक्रमादित्य का जो दूसरा बयान आया है वो जो हाल का बयान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। तरीके से इसको डील कर सकती थी पार्टी? नहीं, मैं उसके ऊपर जब इतने विधायक नाराज हैं, ऐसे में 6 विधायकों को आनंद फानंद में निष्कासित करना जो है वो सरकार का दुस्साहस नहीं लगता है आपको? नहीं, हम इसमें पार्टी की हाईकमान से बात करेंगे और वो मैं इस पे जो है कमेंट करना मेरे लिए वाजिब और ठीक नहीं रहेगा। आगे का अब आपकी क्या योजना है आगे, चूंकि अभी आप जाएंगे सीएम साहब, आप पर ही निगाहें ब्रेकफास्ट में आप गए नहीं सीएम साहब के यहाँ, अभी आप जाएंगे नहीं जाएंगे? जो इस्तीफा आपने दिया था वो आपने वापस ले लिया या अभी आप इस्तीफा दिए हुए हैं? देखिए, आप माननीय जो हमारे इंचार्ज है, ऑब्जर्वर है, वो आए हैं शिमला और मैंने कल भी उनसे बात करी थी, आज भी उनसे जाकर बात करेंगे और उसके बाद जो है वो स्थिति स्पष्ट होगी। आप भावुक हो गए थे, उसको लेके आपके समर्थक भी बहुत ही ज्यादा भावुक है। आज सुबह से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे हिमाचल की शान है विक्रमादित्य सिंह और उनके साथ ठीक नहीं हुआ। आपके भावुक होने का असर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो भावनात्मक प्रदेश है, तो यहाँ तो जो है हर चीज से ऊपर ये चीजें रहती है, मगर हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन तो मिलकर मुख्यमंत्री हम आगे बढ़ेंगे। आप उनके छोटे भाई हैं और ये छोटे मोटे मन मुटाव चलते रहते हैं, तो अभी आप मंत्री हैं, उन्होंने आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। वो तो मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो अच्छी बात है। तो भाइयों के बीच में दरार कैसे आ गई? नहीं, दरार कोई नहीं है भैया, दरार कोई नहीं है। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हम सबका बहुत मान सम्मान करते हैं और अगर कुछ इश्यूज हमने उठाए हैं तो उनको हमने पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा है और उन्होंने मुझे इस बारे में कहा था कि हम इस पे कल फिर से बात करेंगे। तो आज मैं अभी जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। जो हमारे सभी ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं, उनसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आपने नाश्ता यहीं पर कर लिया, वहाँ नाश्ते में इंतजार हो रहा था आपका नाश्ता बड़ा। सरकार का बचे रहना और सीएम का बचे रहना दो अलग बात है। ज्यादातर विधायक जो कह रहे थे कि सीएम से नाराजगी है, बदला जाए, वो फिलहाल टल गया है या अभी भी मांग पर जो बागी विधायक हैं, जो नाराज विधायक हैं, वो कायम है? नहीं, मैं तो किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ना, तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। लेकिन जब कल आप राजीव शुक्ला जी के साथ बाहर आए, तो ओबराय होटल के बाहर आए, तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन रात बीतने के बाद आज फिर सुबह ऐसा माहौल बन रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण। देखिए, मैंने आपसे ये कहा है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि हम ऑब्जर्वर्स आए हैं, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी का भी मैं मान सम्मान करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी बात है हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि हम कल पूरी चर्चा करके फिर से आपसे बात करेंगे, तो मैं जाऊंगा, उनसे क्लियर बात करेंगे और फिर जो है वो देखा आगे का। वो नाश्ते पर आप क्यों नहीं गए? इसकी बड़ी चर्चाएं हैं, बाकी सब पहुंचे, आपने नाश्ता यहीं कर लिया? नाश्ता घर पे नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। विधायक नाराज है, ये बात मुख्यमंत्री को पता नहीं थी। जो विधायक नाराज है, सुधीर शर्मा मंत्री रह चुके हैं, राणा साहब सीधे धूमल साहब को चुनाव हराया है, उनकी नाराजगी को इतने हल्के में लेना क्या वही भारी पड़ा सरकार को? मेरा अभी उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, यही तो बड़ी दुविधा है आप कि इतना खामोश आपकी रहते हैं नाराजगी उनके मतलब ऊपर। आपके क्वेश्चंस को नहीं सॉर्ट आउट किया गया है। मैंने आपको कहा है ना, मैं अभी जाऊंगा और ऑब्जर्वर से मिलूंगा, उनसे बात करेंगे और फिर जो है आगे का हम उसको उस तरीके से फिर आगे की चीजों को देखेंगे। आपको उम्मीद है सुलझ जाएगा मामला? अब लेट्स सी,
The ball is in the court of the honorable observers. आपकी प्रियंका गांधी से बात हुई, उसमें कुछ उन्होंने आपको फोन किया था करेंगे ना, बात करेंगे भैया, बात तो करने दो सबसे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अमलेंदु जी, देखिए कैसे जो बीजेपी समर्थित मीडिया है वो लगातार जो है तमाम सवाल जो है उनके सामने दाग रहा है, और दिक्कत परेशानी जो है वो मीडिया की यही पड़ गई है कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उम्मीद तो उस इस्तीफे से ही जगी थी जब विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया था पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। अब बीजेपी समर्थित मीडिया के पास कोई मसाला नहीं बचा है, और जो एक तरीके से वो खबरें चला रहे थे, जो अफवाहें उनके तरफ से उड़ाई जा रही थी, एक तरीके से हवा और बल जो है वो एक इस्तीफे की वजह से मिला था, अब वो भी एक तरीके से खत्म हो गया और समाप्त हो गया। लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सरकार किसी भी तरीके से संकट में नहीं है, कोई खतरा सरकार पर नहीं है, और कांग्रेस ने वो दिखा भी दिया। भले ही उस टाइम पे स्थिति ऐसी, जो जब इस्तीफा इनका सामने आया तो स्थिति जो है वो बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो मंसूबे थे वो ध्वस्त हो गए। और आज अगर आप देखेंगे तो पूरा जो मीडिया है वो कैसे उनके पीछे लगा हुआ है कि ठीक है, यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है कि आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या कहिएगा ये जो बयान उनके तरफ से आया और जिस तरीके से बीजेपी समर्थित मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है? देखिए, विक्रमादित्य सिंह जाहिर सी बात है कि वो नाराज़ हैं, वो तो साफ दिख रहा है कि नाराज़ भी हैं, और कहा भी उन्होंने कि हमने अपनी बात जो है पार्टी हाईकमान के सामने और हमारे जो ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं उनके सामने हमने रखी है। तो बहुत सदी हुई बातें विक्रमादित्य सिंह ने कहीं, वो पहले अब अपना नाराज़गी जाहिर कर चुके थे, जाहिर सी बात है कि वो दबाव बनाना चाहते हैं, वो दबाव बना भी रहे हैं। तो वो तो हर आदमी का अपना अधिकार है ना कि जो अपना दबाव किस तरीके से बनाना चाहता है उस तरीके से बनाए। तो उनके पास जो दबाव बनाने की स्थिति है उसमें वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया इसमें जो चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा था वो चीज़ें इसमें निकल नहीं पाई, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने कहीं ये नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या सरकार को गिराने जा रहे हैं। ये भी कह दिया उन्होंने कि मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो इतनी तक बात कह दी। दूसरा, जो प्रतिभा सिंह उनकी माँ हैं, उनका भी बयान आ चुका है अभी थोड़ी देर पहले ही कि हमने पार्टी ऑब्जर्वर्स जो आए हुए हैं उनके सामने हम अपनी सारी बातें रखी हैं। ठीक है, राजा साहब की एक स्मृति है, उनकी लीगेसी हमारे साथ है, वो सारी चीज़ें हमने अपनी रखी हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि राजा साहब की लीगेसी है, तो राजा साहब की लीगेसी ने काम किया है, लेकिन सरकार बनाने में बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसने काम किया। बस अकेली राजा साहब की लीगेसी नहीं, प्रियंका गांधी की वहाँ मेहनत थी, सुक्खू की भी मेहनत थी, और पूरी पार्टी की मेहनत थी, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आक्रोश था लोगों में, तो उसने जो थी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार बनाने में निभाई। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, तो उन फैक्टर्स में जो था वो राजा साहब की, मतलब राजा वीरभद्र सिंह की भाई काम जो थे वो भी एक निश्चित तौर पे उसमें उसका योगदान था, लेकिन इसके दम पे आप सरकार बनाने या बिगाड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। तो विक्रमादित्य सिंह ने बहुत समझदारी से जो है इस समय बातें कही हैं कुल मिलाकर के। और समझदारी से बातें क्या कही हैं आंचल जी, अगर सही मायने में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विक्रमादित्य सिंह से आशाएं लगा रखी थी, उन आशाओं पर तुषारापात विक्रमादित्य सिंह ने एक तरीके से अभी कर दिया है। और अब वहाँ जिस तरीके से कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स पहुंचे हुए हैं और जो अब समय कांग्रेस को मिल गया है वहाँ काम करने के लिए, और स्पीकर ने जो फैसला दिया है, इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा अब वहाँ बढ़ गई हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी का वो ऑपरेशन लोटस कोई काम करने वाला किसी भी हाल में नहीं है, और सरकार पूरी तरीके से इस समय एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ स्थिर दिखाई पड़ रही है। यहाँ चलिए जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि अब जो आंकड़े जिस तरीके से बने हैं, और पहले अगर देखा जाए, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो 6 विधायकों को रद्द किया गया, और एक तरीके से खबरें ये भी चलाई जा रही थी और बताया ये भी जा रहा था कि बीजेपी उन विधायकों को अपने पाले में रखकर एक बड़ा खेल जो है वो करने की कोशिश में, और ऑपरेशन लोटस की चर्चा चल रही थी। तो जो अब आंकड़े बने हैं तो ये माना जाए कि अब सरकार को 6 महीने तक कोई खतरा नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो बजट पास हुआ, क्या कुछ उसका जो है वो किस तरीके से स्थिति बन रही है, और जो फाइनेंस बिल के तहत जो है वो चीज़ें जो उसको विश्वास प्रस्ताव जो है वो वही माना जाता है। तो क्या कुछ बजट जो पास हुआ है उसको लेकर है, और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या 6 महीने तक सरकार को अब कोई खतरा नहीं है? निश्चित तौर पर सरकार को अब 6 महीने तक कोई खतरा नहीं है। और आपको याद होगा कि कल जयराम ठाकुर जब जाकर के गवर्नर से मिले थे तो गवर्नर से मांग कर रहे थे कि इस पर बजट पे जो है वो मतदान करा लिया जाए। गवर्नर से वो यही मांग करने के लिए थे। हालांकि गवर्नर जो है वो मतदान का आदेश नहीं देता है, वो स्पीकर का अपना डिस्क्रिप्शन है कि मतदान होगा कि उसमें नहीं होगा, कि ध्वनि मत से पारित होगा। फिर सवाल ये कि अगर आप मतदान की बात कर रहे थे, तो आप मतदान की मांग कर रहे थे, तो आप सदन से वॉकआउट क्यों कर गए? आपके बाकी विधायक थे, आपको मतदान में हिस्सा लेना चाहिए था, यानी कि अंक गणित आपके पक्ष में नहीं था। ये एक तरीके से
से साबित हो गया। तो अब चूंकि बजट जो है वो फाइनेंस बिल होता है, तो उसके पास होने के बाद एक तरीके से वो सरकार का विश्वास मत ही समझा जाता है। तो वो पास होने के बाद अब 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो 6 महीने तक तो बिल्कुल कोई अब संकट एक तरीके से कहा जाए वो है ही नहीं। और अगर कोई बाहर से कोई संकट पैदा करने की अगर कोशिश की जाती है, कोई तोड़फोड़ होती है या कुछ होती है, तो उसके लिए फिर वो जो भी फैसला होगा वो सदन के फ्लोर पे होगा। मतलब गवर्नर के पाले में वो चीज़ नहीं रहेगी, तो सदन के फ्लोर पे फिर क्या स्थितियां बनेंगी वो देखने वाली एक जो है वो चीज़ होगी। तो ये बहुत सी चीज़ें अभी कुछ वहाँ जो हुई हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से अब चीज़ें निकल चुकी हैं। मतलब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी जो अपना प्लान बना रही थी उसको सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है बहुत सलीके के साथ, और उनके केंद्रीय ऑब्जर्वर्स जो है कांग्रेस के, उन्होंने वहाँ एकदम समय पे जाकर के सब चीज़ें एक तरीके से संभाल करके जो है वो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान था उसको बुरी तरीके से फेल कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी अब वहाँ सिर्फ अपनी एक तरीके से कहा जाए कि वो हंसाई रोकने के लिए अब जो बातें कर रही है वो सब करती रहेंगी, और धीरे से वो जो है इससे अब उनका मीडिया भी जो है वो हिमाचल से शिफ्ट हो जाएगा। और आप देखिए कि अब धीरे धीरे मीडिया भी जो हिमाचल से शिफ्ट हो रहा है दूसरी तरफ। हिमाचल जी बिल्कुल अमरिंदर जी, और खबर ये भी है जो एक तरफ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं सीएम सुक्खू को लेकर कि उनके कुर्सी पर खतरा जो है वो बरकरार है और किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो खबरें ये आ रही हैं कि सीएम सुक्खू की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें मिल रही हैं कि प्रियंका गांधी ने पूरे मोर्चे को संभाल लिया है, और जो भूपेश बघेल और इसके साथ ही डीके शिव कुमार ने विधायकों के साथ मुलाकात की है, उसमें साफ तौर पर यही निकलकर सामने आया है कि सुक्खू के कुर्सी पर कोई भी खतरा नहीं हो। और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल में जो कमान संभाली है और जिस तरीके से उन्होंने पटखनी बीजेपी को दी है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए चलिए, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कल जयराम रमेश ने भी अपनी पीसी में कही थी कि पार्टी के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संगठन महत्वपूर्ण है। तो सुक्खू जो महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार बचाना वहाँ उनकी प्राथमिकता थी, वो उन्होंने सरकार बचा ली है। तो इसलिए अब सुक्खू के विषय में कि सुक्खू रहेंगे कि जाएंगे, जो ये सब बातें चलाई जा रही हैं, ये असल में अब धीरे धीरे जो हिमाचल प्रदेश को लेकर के इस मीडिया की बदनामी एक तरीके से हुई है या बेइज्जती हुई है, आप ये समझिए उसको, जो खबरें सब चला रहा था कि सरकार चली जाएगी, सरकार चली जाएगी, तो उससे अब ये जो है ध्यान भटकाने की एक कोशिश जो की जा रही है, ये इस तरह की सारी चीज़ें करके मुझे नहीं लगता है कि सुक्खू बदले जाएंगे या कोई और बनेगा या कुछ होगा, क्योंकि अभी वो स्थितियां हैं ही नहीं। सरकार विश्वास मत एक तरीके से हासिल कर चुकी है, मतलब बजट पास हो चुका है, तो अब सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव फिलहाल आना नहीं है। तो 6 महीने के लिए ये बातें सब टल गई हैं, और 6 महीने में देश के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। तो उसके बाद फिर क्या होगा, वो आगे की चीज़ें सब जो है कुल मिलाकर के तय होंगी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को इस समय वहाँ हिमाचल प्रदेश में कोई संजीवनी मिलने वाली नहीं है। हालांकि बताया जाता है कि संजीवनी बूटी हिमालय में कहीं मिलती थी, लेकिन वो हिमालय की चोटियों पर वो संजीवनी बूटी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही है। देवभूमि में मतलब उनको संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही है, वो संजीवनी कांग्रेस को वहां मिल चुकी है हिमाचल प्रदेश में। और सुक्खू ने बहुत सलीके के साथ कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से पटकनी दे दी है हिमाचल जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां कुछ बचा नहीं है। तो अब ये चर्चा मुझे लगता है कि अब कोई उसका महत्व नहीं है कि सुक्खू रहेंगे कि जाएंगे। ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है कि रहेंगे कि जाएंगे। ऑब्जर्वर्स वहाँ गए हैं विधायकों से बात करने के लिए, अगर विधायकों का मत होगा कि सुक्खू को नहीं रहना चाहिए तो सुक्खू नहीं रहेंगे, अगर सुक्खू अच्छे टीम लीडर साबित होते हैं तो सुक्खू रहेंगे फिर। तो ये चीज़ें अब कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस को जो इस पर तय करना है कि वो किसके खिलाफ क्या एक्शन लेता है और किसकी वहाँ गलतियाँ हैं और किस तरीके से वो अपना पैचअप लोगों के बीच में कराता है। तो कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स जो वहाँ गए हुए हैं वो अब चीज़ें विधायकों से तय मतलब बात करके वहाँ चीज़ों को तय करेंगे। चलिए जी बिल्कुल। और अमरिंदर जी, जयराम रमेश का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में भले ही तरह तरह की खबरें चलाई जा रही हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी का ऑपरेशन जो है वो पूरी तरीके से फेल हुआ है। जो बीजेपी कर रही थी, जिस तरीके से धनबल का इस्तेमाल किया जा रहा था और जो कुछ भी बीजेपी की तरफ से एक षड्यंत्र जो है वो रचा गया था, हिमाचल में भी, बाकी राज्यों में जो कुछ भी देखने को मिला वो हिमाचल में भी करने की कोशिश बीजेपी जो है वो कर रही थी, जो कुछ बिहार में दिखा, तो अब उसको एक तरीके से कांग्रेस ने नाकाम कर दिया है। जो भी पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे हुए थे, जो कांग्रेस का संगठन था, उसने मिलकर बीजेपी को पटखनी दी है। जयराम रमेश का ये बड़ा बयान आया है। नहीं, बिल्कुल जयराम रमेश ठीक कह रहे हैं। और ये कहा जाए आंचल जी की ऑपरेशन राहुल जो था उसने ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी होगी इस पूरे प्रकरण की। क्योंकि राहुल गांधी, ये सूचनाएं हैं हम लोगों के पास, वो ये है कि राहुल गांधी ने तुरंत जो थे वो सक्रिय हो गए थे और राहुल गांधी ने ही वहाँ से सब खड़गे जी से बात करके, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और फिर जो डीके शिव कुमार को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और भूपेश बघेल को वहाँ लगाया, और प्रियंका गांधी ने भी तुरंत जो थी वो कमान संभाली, तो सब जाकर के सब डैमेज कंट्रोल करने की फिर
कोशिशें शुरू हुई और जितनी सक्रियता जो है कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स ने दिखाई और कांग्रेस के पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने, हालांकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए जाना जाता है कि वो बहुत देर से फैसले लेता है, ये मतलब कहा जाता है। और पिछली सरकार मतलब 2014 में तो जो है मोदी जी यही नारा देकर के ही आए थे कि यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस है और यहाँ पॉलिसियाँ जो तय नहीं होती हैं और लंबे समय तक पॉलिसी अटकी रहती हैं। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से स्मार्टनेस दिखाई है, उसी तरीके से दूसरे दलों को भी भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट कर दिया है। तो दूसरे दल भी अब उसी तरीके से स्मार्टनेस दिखाने लगे हैं। तो कांग्रेस ने भी जो है कल जबरदस्त तरीके से स्मार्टनेस दिखाई और राहुल गांधी का जो ऑपरेशन चला, तो उस ऑपरेशन के सामने भारतीय जनता पार्टी की स्मार्टनेस जो थी वो धरी की धरी रह गई। और फिर कल शाम को जो है फिर जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष हैं हिमाचल प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, उनको फिर कहना पड़ा कि कांग्रेस ने सरकार बचा ली, लेकिन फिर उन्होंने जोड़ा कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। पर ठीक है, फिलहाल तो बच गई है ना, ज़्यादा लंबे समय नहीं चलेगी, वो लंबा समय बताया जाएगा। ज़्यादा लंबे, आप ये तो कह रहे हैं कि लंबे समय चलेगी, पर ये कह रहे हैं आप ज़्यादा लंबे समय नहीं चलेगी। तो ठीक है, वो जब देखो तब देखा जाएगा, फिर कांग्रेस उसका कोई इंतजाम करेगी, आप अपने इंतजाम कीजिएगा, वो अपने इंतजाम करेंगे। तो ये जो तू डाल डाल में पात पात का खेल था आंचल जी, उसमें ऑपरेशन राहुल जो है वो ऑपरेशन लोटस के ऊपर भारी पड़ता हुआ हिमाचल में दिखाई दिया है। और ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य जो हैं वो तमाम केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग के बावजूद कांग्रेस के चाणक्यों के सामने बुरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। जी बिल्कुल। और बीजेपी को पहले झारखंड में नाकामी हासिल हुई और उसके बाद अब हिमाचल में, और बीजेपी लगातार एक के बाद एक झटके जो है बीजेपी को लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है अमलेंदु जी, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बौखलाहट में जो कदम उठा रही है वो सारे कदम उसके ही विरोध में जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी असल में ये पैनिक बटन जो कहा जाता है, वो पैनिक बटन भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी दबाया। और उसके बाद हिमाचल में हार होने के बाद जो है उसने पैनिक बटन अखिलेश यादव को समन दे करके दबा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के ये पैनिक बटन दबाने की जो घटनाएं हैं आंचल जी, ये चुनाव आते आते बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। मतलब लोकसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी कई तरीके के पैनिक बटन बहुत जल्दी में दबाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ही उल्टी सब चीज़ें पड़ेंगी। अब आपने अखिलेश यादव को उठा करके CBI का नोटिस आपने भेज दिया। अखिलेश यादव को इससे क्या नुकसान है? आपने यानी जिस तरीके से आपने एक तरीके से कहा जाए कि हेमंत सोरेन को हीरो बना दिया, आपने अरविंद केजरीवाल को हीरो बना दिया 8-8 ED के समन भेज करके, अब आप अखिलेश यादव को भी हीरो बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी जो जैसे जैसे इंडिया गठबंधन के बीच में सीटों का फार्मूला निकलता जा रहा है और सीट शेयरिंग की घोषणा होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने अंदर की चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रही है। NDA उसका जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसके अंदर सीटों के बंटवारे की अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही है। वहाँ कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ है। कौन कौन पार्टियां NDA में हैं, उनकी कहाँ क्या स्थिति है, ये भी तक तय नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी आखिर किन मुद्दों को लेकर, ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है। जबकि विपक्ष के मुद्दे भी तैयार हो चुके हैं, विपक्ष की रणनीति भी तैयार हो चुकी है और विपक्ष का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। यानी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर शिकस्त देने के लिए मजबूती के साथ तन करके खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो समझी जाती थी चुनाव लड़ने के लिए बहुत स्मार्ट है और प्रधानमंत्री 18 घंटे चुनाव प्रचार में ही लगे रहते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री का 18 घंटे चुनाव प्रचार करना जो है वो उसी तरीके से डूब जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री समंदर में जाकर के डूब गए। तो वो प्रधानमंत्री का समंदर में डूबना जो है भारतीय जनता पार्टी को भी डुबाने के तरीके से एक तरीके से काम समझा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का समंदर में डूबना भारतीय जनता पार्टी को डूबने से नहीं बचा रहा है। समस्या यह है भारतीय जनता पार्टी के साथ में कि भारतीय जनता पार्टी अपने को डूबने से बचाए कैसे। विपक्ष तैयार है, विपक्ष ने सब तैयारियां करनी है। आपका जहाज जो अभी तैयार नहीं हो पाया, उस जहाज में कितने चूहे ये भी तय नहीं हो पाया है। आपके साथ कौन कौन रहेगा, कौन कौन निकल करके भागेगा, ये भी तय नहीं हो पाया है। और अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA जो है भारतीय जनता पार्टी का जो अम्ब्रेला है, उसमें अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, सीटों की घोषणा अगर नहीं हुई, कौन कहाँ से लड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए तमाम दल नजर आएंगे जो अभी उसके साथ दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे। तो भारतीय जनता पार्टी जिन छोटे दलों के सहारे है, वो छोटे दल भी भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने की स्थिति में आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर का देखिए किस तरीके से बयान आ रहा है, किस तरीके से चिराग पासवान के बयान आ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी जो खबरें आने लगी हैं कि साहब वो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की 3 मार्च की रैली है उसमें पहुंच जाएं, फिर पलटी मार जाएं, इस तरीके की खबरें जो है वो चलना शुरू हो गई हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो शुरू हो गई हैं।
जो एनडीए के लिए घातक साबित हो रही है। प्रधानमंत्री जो है उसको चीज़ों को लगता है कि संभाल नहीं पा रहे हैं या उनका मैकेनिज्म जो है वो गड़बड़ा चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो अंतर विरोध हैं, मतलब खुद के अंदर के जो उनके रणनीति को लेकर के और कार्यप्रणाली को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के जो अंदर सुर उठ रहे हैं, आप उनको बगावत के कह सकते हैं, असहमति के सुर कह सकती हैं, तो वो सारे जो चीज़ें उठ रही हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। चुनाव की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी टूटन जो है वो दिखाई पड़ सकती है। यहाँ चलिए जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और हमारे तमाम जो दर्शक हैं, हमारे जो साथी हमसे जुड़े, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको ये बताया कि कैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने न सिर्फ आंकड़ों में जो है एक बड़ा परिवर्तन किया, बल्कि बीजेपी जो जाल बुन रही थी उस जाल में बीजेपी को ही फंसा दिया है। और अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस रणनीति के साथ आगे बढ़ी है, 6 महीने तक सरकार को कोई खतरा नहीं है, और बीजेपी अगर इस तरीके से चालबाजी नहीं करती तो शायद जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाया है, कांग्रेस ने जैसे रणनीति बनाई है, कांग्रेस के तमाम जो नेता है एकजुट होकर जिस तरीके से बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, ये देखने को नहीं मिलता। तो झारखंड के बाद हिमाचल में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक के बाद एक हार हो रही है। अब देखना यह होगा कि जनता किस तरीके से बीजेपी को चुनाव में पटखनी देती है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है, तमाम विपक्षी नेताओं को वो अपने निशाने पर ले रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, चुनी हुई सरकारों को वो गिरा रही है, शासन प्रशासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। इससे ये साफ नजर आ रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, वो आसान नहीं है। बीजेपी इस बात को समझ रही है कि वो जमीन अपनी खो चुकी है और इसीलिए ये बौखलाहट जो है वो दिखाई दे रही है। तो हिमाचल में भी बड़ी नाकामी बीजेपी के हाथ लगी है और सीएम सुक्खू ने बीजेपी का काम पूरी तरीके से तमाम कर दिया है। तो मैं आंचल आपसे चाहती हूं इजाजत जाने के लिए।